नमस्कार। बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजनीति एक बदलाव के ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां पर 4-5 राज्यों में एक बड़े सत्ता परिवर्तन हुआ है और अब लोकसभा चुनाव जस्ट कुछ ही महीने आगे है। अब यहां पर गठबंधन ही सब कुछ तय करेगा कि राष्ट्रीय राजनीति में क्या होगा। 2019 में सत्ता बदलेगी या फिर वही रहेगी, उस पर तमाम हम राय जानेंगे। हमारे साथ हैं बसपा के एकमात्र प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया जी। अभी 3 हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी जीत हुई। यहां पर कांग्रेस की जीत एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी बताई जा रही है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि चुनाव है। लेकिन एक दूसरी बात कही जा रही है कि बसपा और सपा जैसे साथियों का साथ छूट जा रहा है कांग्रेस का, क्योंकि इस चुनाव की वजह से तल्खियां आई हैं। क्या अभी सच्चाई है? कैसे रिश्ते हैं कांग्रेस के साथ बसपा? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये भी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, इसमें देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से निराश हो चुकी थी। उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दिया था 2014 में भी, और जब भी विधानसभा के यहाँ के पिछले चुनाव हुए थे उस समय भी। इस नाराज़गी को कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इन 3 राज्यों में इन वोटर्स को एक बड़ी पार्टी दिखी और विकल्प के तौर पर दिखी, तो उन्होंने इनको अच्छा खासा वोट दिया और वहाँ पर जिताने की भी उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। हमको बहुजन समाज पार्टी को विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में करीब 2% वोट पाई, हम 5% वोट पाए। हमको लगभग इसी प्रकार के वोट मध्य प्रदेश के साथ जुड़े हुए इलाके राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी मिले। यहाँ पे भी जो सीटें मिली, हमने ये तय किया कि हमारी प्राथमिकता इस समय ये है कि हम किसी भी प्रकार से एक सांप्रदायिक सरकार न बनने दें। हमने वहाँ पर संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की ताकतों को मजबूत करने के लिए हमने सोचा कि हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें, क्योंकि जो कम सीटें पड़ रही थी मध्य प्रदेश से, अगर हम विलंब करते तो वहाँ पर ये खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते बीजेपी के लोग। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर बहन मायावती जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये दिखाया है पिछले 1-1.5 बरस के अंदर कि हम इस देश में संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए और समता मूलक समाज के लिए एक त्याग भी कर सकते हैं, और जो भी कदम उठाने जरूरी है हम उठा सकते हैं। ये जरूरी कदम कहीं मजबूरी न बन जाए। मजबूरी इस बात का कि एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस ये भी तो चाहेगी कि आप विकल्पहीनता की स्थिति में हर हाल में उसे सपोर्ट करें, जैसे कि 2018 के आखिरी में हुआ। 2019 में अगर यही परिस्थितियां बनाई गई तो देखिए, मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की थी, मैं उस पहली की बात को समाप्त करूंगा और नए आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। देखिए, 2018 के अंदर जब कर्नाटक के और इसके अलावा जो भी उपचुनाव हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में विशेषकर हमने ये दिखाया कि इलाहाबाद और फूलपुर, गोरखपुर और फूलपुर, यहाँ पर एक मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, योगी जी की, और दूसरी वहाँ के उप मुख्यमंत्री मौर्य जी की। खाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलके लड़े। कांग्रेस पार्टी भी वहाँ चुनाव में उतरी थी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, कन्विंसिंग वोट से हारी, और कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ। अब इसमें मैं ये इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहेगी तो केसीआर ने, जो अभी तेलंगाना में जीते हैं, जिनके साथ ओवैसी साहब भी चुनाव लड़ रहे थे मिलके, उन्होंने कहा कि इस देश में एक गैर भाजपा, गैर कांग्रेस की ताकत की भी ज़रूरत है। कल मैं एक टीवी इंटरव्यू बिग फाइट में था, तो एनडीटीवी का वो चैनल जिसमें विक्रम चंद्रा कर रहे थे, तो उनके प्रवक्ता इस समय पहले पूर्व सांसद जो अब हैं चंदन मित्रा, उन्होंने कहा कि अगर इस देश के अंदर ये जो क्षेत्रों में ताकत है वो अगर कांग्रेस पार्टी नहीं पहचानती है तो एक गैर भाजपा और गैर कांग्रेस की भी सरकार इस देश में बन सकती है।
और ये इन लोगों की बात है जो बंगाल के लोग हैं, जो आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के लोग हैं जहाँ 40-40 सीटें आती हैं, और उत्तर प्रदेश जहाँ 80 सीट आती है। मैं मानता हूं कि इस देश का हर राज्य महत्वपूर्ण है, एक नागरिक का भी मत महत्वपूर्ण है, पर कोई अगर 3 राज्यों में जहां 60-65 सीटें आती हैं और उससे समझे कि हम 540 सीटों की इस हिंदुस्तान के अंदर भारत में हम अकेले विकल्प बन जाएंगे, तो वो गलतफहमी में है। ये देश अब एक करवट बदल रहा है, ये करवट जा रहा है एक नए भारत की ओर, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था। और इसके साथ साथ मान्यवर काशीराम जी ने और बहन मायावती जी ने जो पहल की थी इस देश में, उस दिशा में देश बढ़ रहा है, इसको पहचानने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का पुराना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तो ये सारे अनुभव हैं देश के सामने। हमें ये देखना कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है। बहन मायावती जी इस देश में संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता और समता मूलक समाज के लिए जो भी जरूरी पहल होगी, पर हम अपनी पार्टी को नजरअंदाज करें, इस विचार को नजरअंदाज करें, ये कतई नहीं होगा। जो भी लोग होंगे इस विचार के, वो इस विचार के साथ चलना चाहेंगे तो उनका स्वागत होगा। और ये भी होना चाहिए, एक उनको एक अनुपात की समझ भी होनी चाहिए और मात्रा भेद भी होना चाहिए। अनुपात की समझ क्या, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर हमारे 5-5% वोट जुड़ गए होते तो यहाँ 40-40, 50-50 सीटें बढ़ी होती, खास तौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर, जहाँ उनको हमारी ज़रूरत पड़ी। हमारे विधायक कम जीते हों, पर आप जोड़ दीजिए उनके 40। बीजेपी और कांग्रेस लगभग बराबर है परसेंटेज ऑफ वोट में, 1.1-2 इधर उधर है बस। और अगर इतना अहंकार रहेगा तो कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है। इस देश की मैं मानता हूं कि समता मूलक जो समाज की शक्तियां हैं वो संगठित हो रही हैं, और बीजेपी को तो निश्चित हरा देंगी। इनको अपने बारे में कांग्रेस पार्टी को खुद फैसला करना मतलब जरूरी ये नहीं है कि बीजेपी को कांग्रेस ही हराए, इस देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों और अन्य राज्यों में स्थापित राज्य स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय पार्टियां हैं जो उसको हराने के काबिल हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे भाजपा को पूरी तरह से तो नहीं हरा पाई कांग्रेस, फिर भी पिछले बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन की है। अगर भाजपा और कांग्रेस की ही बात की जाए तो भाजपा दबाव में तो होगी। सिर्फ इस चुनाव में अगर भाजपा और कांग्रेस के नैरेटिव को लिया जाए तो कांग्रेस को जितना हल्के में लेके मजाक में कर रही थी, कम से कम अब कांग्रेस को ज्यादा सीरियस तो ले रही होगी भाजपा। ये भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को किस प्रकार से लेते हैं नहीं लेते हैं, ये हम उस बात को हो सकता है अखबार की दृष्टिकोण से विश्लेषण के तौर पर ज़रूरी हो, पर हम ये मानते हैं इस देश में जो बहुजन है ये एक बहुत बड़ी ताकत है। इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 50% लोग हैं, बेरोजगार यहाँ पे 20 करोड़ हैं, किसान यहाँ आत्महत्या करते हैं, दलितों की नंगी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते हैं, चाहे ऊना हो, चाहे सहारनपुर में हत्या हो, चाहे रोहित वेमुला का प्रश्न हो, चाहे नजीब का प्रश्न हो जिसको अभी तक जेएनयू के कैंपस से उठा ले गए, कहाँ मार के कहाँ फेंका कुछ पता नहीं चल रहा, और न सीबीआई बताती है न सरकार बताती है। हमारा ये कहना है कि ये ताकत बहुत बड़ी ताकत है, ये एक नए प्रयोग और नई दिशा में बढ़ना चाहती है, और बहन मायावती जी कोशिश कर रही हैं उसको एकजुट करने की। वो मैं समझता हूँ पहल हम देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर आगे बढ़ेगी। जहाँ तक इनका प्रश्न है इसका उत्तर वो स्वयं देंगे या लेंगे, जो भी वो अगर सकारात्मक पहल करेंगे, बहन मायावती जी से बात करेंगे तो निस्संदेह बहन मायावती जी बड़े मन की लीडर हैं, और अगर उनका मात्रा भेद और अनुपात की समझ ठीक होगी तो एक अच्छा फैसला होगा। एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है कि जो मीडिया जो मेन स्ट्रीम होने का दावा करता है बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है इन दिनों गठबंधन में, और खासकर तमाम विपक्षी दलों की इतना हित ऐसी होता जा रहा है कि वो गठबंधन की सीटें खुद तय कर रहा है। अभी हाल ही में एक मीडिया ने खबर छापी
कि यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस लगभग बराबर सीटों पर गठबंधन करने को तैयार है। ये खबर है या प्रोपेगेंडा? ये आपस में लड़ाने की साजिश है या बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट बनाने की खबर है? देखिए, ये क्या जिस भी चैनल ने या जिस भी अखबार या इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने ये बात कही, वो किस पार्टी के लीडर हैं पहले तो वो बता दें। क्या वो शामिल हैं इस हम लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पर हम ये जानते हैं इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। और इस प्रकार के वो जो बातों को रखकर कहीं ना कहीं अपने उनके एजेंडा है। मीडिया के बारे में मैं ये भी कह दूं कि इस देश का जो पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों का अनुभव है बड़ा, हालांकि हम मानते हैं कि ये चौथा स्तंभ है, पर चौथे स्तंभ ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया इस देश में, इस प्रकार की उन्होंने बैटिंग की है कि जैसे कि वो बीजेपी पीछे और ये आगे चल रहे हैं उनके। तो इसके बारे में ये अच्छे अनुभव नहीं है। हम उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारी पार्टी फैसला लेगी, वो हमारे पार्टी के बारे में ज़्यादा चिंता न करें। बसपा की सबसे बड़ी पैठ उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश से ही एक ऐसे मुद्दे को जिंदा करके पूरे देश को एक तरह से बरगलाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि पूरे देश की भलाई राम मंदिर के बनने या ना बनने में ही है। मीडिया हो या राजनीतिक दल उसी के इर्द गिर्द राजनीति कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अभी तक तो उस राजनीति में नहीं कूदी है। किस सफाई से 2019 में अगर सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का बनता है तो बहुजन समाज पार्टी क्या इसका विरोध करेगी, क्या इसके खिलाफ रहेगी, इस तरह की राजनीति में क्या कूदने को मजबूर होगी? कैसी स्थिति रहेगी बसपा की? पहले तो मैं ये कह दूं कि चाहे मंदिर का प्रश्न हो, चाहे वो मस्जिद का प्रश्न हो, चाहे वो गिरजा का प्रश्न हो, चाहे वो गुरुद्वारे का प्रश्न हो या कोई और धार्मिक संस्था की जो मान्यताएं हो सकती हैं उनका प्रश्न हो, ये आस्था का प्रश्न है। और आस्था के प्रश्न को राजनीति और संविधान से अलग रखना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में सब बराबर है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी अलग सोच विचारधारा है। वो जिस विचारधारा को प्रतिनिधित्व करते हैं आप भी जानते हैं, देशवासी भी जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश में वोट शेयर की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी ये ताकत बेशक बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दिखाई देती हो, पर हमारी ठीक ठाक उपस्थिति हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा में भी हमारा एमपी जीता है। कई हमारे एमपी 1.5 लाख वोट के कैंडिडेट महाराष्ट्र में लेते हैं, दक्षिण में हम जीतते हैं। तो हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। हम इस बहस को इस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं कि हमें इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान की रक्षा करनी है और उसकी रक्षा करते हुए हमें एक समता मूलक धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर बढ़ना है। तो इस देश के अंदर जो किसान हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, या जो महंगाई के जो प्रश्न हैं, या जो लोग परेशान हैं उनके आत्महत्या के प्रश्न हैं, या जैसे महिलाओं पर जो जुल्म और अत्याचार होते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो खेत खलियान हो, दलितों का जो उत्पीड़न होता है, या अल्पसंख्यकों के साथ जो जुल्म और जातियां और लिंचिंग के नाम पर हो रही हैं, इस सबको प्राथमिकता देने की जरूरत है। और यही इस देश की चुनौती है। मोदी जी ने 2014 में सबका साथ सबके विकास पर वो जीते, मंदिर के नाम पर नहीं जीते थे, और वो उसको एजेंडा को छोड़ दिया क्योंकि वोट तो ठग लिया उन्होंने, पर उनको उसको पूरा नहीं करना था। अब वो कैसे, क्योंकि उन्होंने वो सपने पूरे किए नहीं, काले धन के, किसान के, बेरोजगारी के। तो जब ये सब नहीं पूरा किया तो इन लोगों की कोशिश है कि हम राम मंदिर के माध्यम से कर लें। ये राम मंदिर के माध्यम से पहले भी कर चुके हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि सन 93 में जब इन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाई थी, सन 92 में, 93 में चुनाव हुए थे, हम और समाजवादी पार्टी उस समय मिलकर लड़े थे उत्तर प्रदेश में और कल्याण सिंह को हराया था, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए जबकि बाबरी मस्जिद गिराई गई थी।
तो मैं ये कह दूं कि इस देश के लोग जानते हैं कहाँ वोट देना है, कहाँ नहीं देना है, किनको हराना है, और क्या हमारी देश की प्राथमिकताएं क्या है, वो भली भांति समझते हैं। इसी बात को 1992 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में और कल्याण सिंह की इन्फ्लेमेटरी स्पीच के बाद भी जाकर के वहां पर मस्जिद गिराई जाती है और माहौल बिगाड़ा जाता है। योगी आदित्यनाथ 1.5 साल से यूपी के सीएम बने हैं, बस वो मस्जिद नहीं गिरा रहे हैं, बाकी आपसी भाईचारे को गिराने की लगभग हर रोज उनके यहाँ से, उनके सरकार से, उनके लोगों की बयानबाजी हो रही है। तब जो नारा दिया गया था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम वो सिंबोलिज्म था जो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम दक्षिणपंथी संगठन वहां पर खेल रहे थे। अगर मिले मुलायम कांशी राम, तो वो मुद्दा अगर जय श्री राम का उड़ सकता है, तो इस बार मायावती और अखिलेश की जोड़ी क्या इस तरह की कट्टर हिंदू धार्मिक कट्टर हिंदू का जो एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, क्या इसको तोड़ लेने का हिम्मत रखती है? देखिए, इस देश की जो बड़ी ताकत है वो दलितों की, ओबीसी की, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज और सर्व समाज के, चाहे अपर कास्ट के ही क्यों ना हो, गरीब लोग, इन सब लोगों के इस देश में 90-95% लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है। बहन मायावती जी जो है ये कोशिश करती हैं कि इस राजनीति को और मजबूत करने के लिए, जिस प्रकार का आपने ये पुराना 92 का 93 का उदाहरण दिया, तो वो उन सबको एकत्रित किया था, एकजुट किया था। ये सोच मूलतः मैं समझता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सोच है। उसके पहले भी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और तमाम इस प्रकार के अन्य महापुरुषों का सोच है। बाद में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ डॉक्टर लोहिया भी इसमें उनको जोड़ा जा सकता है, वो भी। तो ये सोच जो है इस देश में एक नई बदलाव की राजनीति चाहता है, उस दिशा में देश को बढ़ने की ज़रूरत है। और बहन मायावती जी इसमें अगुवाई कर रही हैं, पहल कर रही हैं, और वो अंततः यही सफल होगी। अच्छा, क्योंकि अब उसी राजनीति पर बात हो रही है, हो सकता है 2019 के पहले अगर सपा बसपा का गठबंधन घोषित हो गया और गठबंधन एक तरह से माना ही जा रहा है पक्का, तो कोई रास्ता ना सूझे, भारतीय जनता पार्टी के पास एक मात्र मौका रहे कि मंदिर से जुड़े विवाद में कुछ ना कुछ ऐसे तेजी दी जाए जिससे मोमेंटम पूरा का पूरा मंदिर के इर्द गिर्द बन जाए। उसको देने के बाद, यानी अयोध्या में फिर से किसी तरह बवाल करने की कोशिश के बाद अगर चुनाव होते हैं, तो आप सपा बसपा को कहाँ खड़ा देखते हैं? क्या गठबंधन तब भी भाजपा को हराने में सफल रहेगा? देखिए, ऐसा है, ये सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में और देश में सन 14 में मोदी जी चुनाव जीते, और इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और उस समय भी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अब लगभग 2 साल हो गए हैं या हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हुए। ये चुनाव के संध्या बेला पर क्या इनको देश की जनता समझ नहीं रही है? क्योंकि इन्होंने सामाजिक आर्थिक जो चैलेंजेस हैं देश के, उनको पूरा नहीं किया है। ये अगर वोट को ठगना चाहेंगे, जनता को गुमराह करना चाहेंगे, जनता समझदार है, सब चीज़ समझती है, इनके बहकावे में नहीं आएगी, और इनसे जो पुराने वादे खिलाफी इन्होंने की है उनके प्रश्न पूछेगी और इनको बाहर का दरवाजा दिखाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उसके लिए पॉलिटिकल तेवर की जरूरत जो होगी, अगर 92 में जब मस्जिद तोड़ी जाती है, उसके बाद विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद होते हैं, मंदिर के इर्द गिर्द यानी अयोध्या के इर्द गिर्द 12 विधानसभा सीटों पर 8 पर बसपा की जीत होती है। अब समझिए उस चीज को। अभी गठबंधन में अखिलेश यादव भी हैं जिनका हिंदुत्व पे बहुत नरम रुख है। ऐसा नहीं कि वो कट्टर हिंदुत्व के समर्थक हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं उस तेजी से जो मुलायम और कांशीराम जिस तेजी से हिंदुत्व की राजनीति को मना करते थे कि राजनीति में धर्म को नहीं लाना है, उस तेजी से नहीं मना कर पाते। क्या वो तेवर ना होने से नुकसान होगा, या फिर इस बार 12 की 12 यानी उससे भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद हो? देखिए, मैं जो समझता हूँ उनके बारे में, उससे समझता हूँ जो वो बयान देते हैं, जिस पार्टी को वो विचारधारा के तौर पर रखते हैं। वो कहते हैं
मैंने कई बार उनके अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरव्यू देखे हैं। वो कहते हैं कि हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के फॉलोअर हैं। वो ये भी कहते हैं कि हम जयप्रकाश नारायण के फॉलोअर हैं। अगर वो डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के फॉलोअर हैं, और मैं समझता हूँ वो हैं, उनके साथ तमाम उनके साथी हैं, उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए जाने जाते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इसमें उनके अंदर कोई ऐसा भाव होगा कि वो समझौता करे रहेंगे। वैचारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर तो वो अभी जिस प्रकार से बहन मायावती जी प्रखर रूप से हमलावर होती हैं, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो उनका वो रूप है वो रहेगा जब तक कि कोई ऐसा कुछ और हमें आप मीडिया की बातों से मैं नहीं मानता। वो मैं समझता हूँ कि वो सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और वो इसको जो निर्णायक परिणति है लोकतंत्र को मजबूत करने की, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने की, समतामूलक समाज को बनाने की, संविधान की रक्षा करने की, जो बहन मायावती जी की पहल है, उसमें साथ खड़े होंगे। 80 में से 73 सीटें भाजपा और उसकी गठबंधन के दल, अपना दल, दोनों मिलकर के जीती थी। ये एक तरह की क्लीन स्वीप थी। हालांकि 7 सीटें वो जीतने में सफल नहीं हुई, 5 समाजवादी पार्टी और 2 कांग्रेस जीतने में सफल रही। बसपा सबसे ज्यादा वोट पाते हुए भी, देश में भी सबसे ज्यादा वोट पाते हुए भाजपा और कांग्रेस के बाद एक भी सीट पाने में सफल नहीं रही, यानी तीसरे नंबर की पार्टी बनी लेकिन एक भी सीट नहीं पाने में सफल नहीं रही। 80 में 73 भाजपा पाई थी। दावा किया जा रहा है अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, इवन बसपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि उसी का रिवर्स परफॉर्मेंस करेंगे। क्या इस हद तक तैयारी है कि 80 में 73 की जीत गठबंधन कर पाए? देखिए, मैं समझता हूं कि इस समय देश का मूड बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी की है। इन्होंने किसानों को, बेरोजगारों को, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को निराश किया है। हम ये भी जानते हैं, ज़मीनी जो सच्चाई ये है कि बीएसपी को बहन मायावती जी के नेतृत्व में 23% वोट मिला था विधानसभा में। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी, जिसके वो मुख्यमंत्री थे, 22% वोट मिला था। दोनों का अगर हम वोट जमा कर दें तो 45% वोट है। हमारा ये मानना है कि 39%, जिसमें उनको 325 सीटें मिली हैं, योगी जी को 39% पे मिली हैं। इस बार इनका वोट खिसकेगा, काफ़ी खिसकेगा, और हमारा जो दोनों का मिला के 45% है, ये ऊपर बढ़ेगा। और ठीक ठाक जितना इनका घटेगा उतना ही हमारा ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि हम ही सबसे बड़ी ताकत है। तो हमारा ये मानना है कि आप 73, मुझे तो इससे भी आगे जाने तक की उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि जब 15-16% वोट का अंतर रहेगा हमारे बीच में और भाजपा के बीच में। कांग्रेस पार्टी को तो देखिए 7% वोट मिला था, 7% वोट मिला था। 7% का 14% हो सकता, 7% का 50% नहीं हो सकता, जो कि हमारा हो सकता है। और हम 45 का 50 करके हम समझते हैं कि 80 की 80 सीटों पर ऐसी विजय हासिल करेंगे जो ऐतिहासिक होगी। और इस तरह का पुराने टाइम में उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में नतीजे दिए। सन 77 का इतिहास उठा के देखिए, 80 की 80 सीटें जो पार्टी जीती थी, जनता पार्टी जीती थी। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ सन 84 में भी एक आध सीट कोई हारे थे, बाकी सब सीटें जीत गए थे, 1-2 सीटों को हारने के अलावा। तो मेरा कहने का ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रकार के नतीजे आ सकते हैं। भाजपा के खिलाफ जिस हम की बात हो रही है, क्या उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा ही है, या उस हम में कांग्रेस भी शामिल होने की गुंजाइश है? ये कांग्रेस को तय करना है, या और कोई पार्टी हो सकती है। कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है। इस देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे राज्यों में। ये राष्ट्रीय चुनाव होगा। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उस प्रकार की पहल कर रही है। बहन मायावती जी से लोग बात करेंगे, अन्य पार्टियों के लोग जो समझते हैं कि इस देश में ज़रूरत है एकजुटता की, वो बात करेंगे, और हम लोग बहन जी के नेतृत्व में एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत करेंगे देश को। अच्छा, अभी कुछ एक दिलचस्प
पोस्टर देखने को मिला लखनऊ में, जब 3 राज्यों में, 3 हिंदी बेल्ट के राज्यों में भाजपा हारती है तो पोस्टर लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाइए, अब कट्टर हिंदुत्व शेर योगी आदित्यनाथ को लेकर आइए। क्या हिंदुत्व की राजनीति की जो मांग करते हैं वो अब योगी को आगे करके चुनाव लड़े, इसमें फायदा या नुकसान भाजपा को होगा अगर और ज्यादा कट्टर हिंदुत्व की राजनीति खेले? देखिए, एक चीज मैं बतला दूं, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों की अपनी विचारधारा की पार्टी है। वो उस संकीर्ण विचारधारा का इस देश में कोई स्थान नहीं है। वो जो मर्जी जुमले और कटुता की बात करते रहें, देश उनके साथ नहीं जाएगा, वैसा हमारा विश्वास है। और देश एक नई राजनीति चाहता, नया भारत बनाना चाहता है समता मूलक समाज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुरूप समाज। तो इसलिए हम समझते हैं कि उस दिशा में देश बढ़ रहा है और वो निस्संदेह अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। 2019 की तस्वीर बनाने बिगाड़ने में मीडिया की क्या भूमिका होगी? देखिए, मीडिया को खुद तय करना चाहिए। मीडिया पर क्या हमला नहीं हुआ? सन 77 में हमला हुआ तो मीडिया के लोगों ने उस जमाने की कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी उनको हराने का काम किया था। मैं समझता हूँ इसी प्रकार अब इस देश में अघोषित सी इमरजेंसी है। बहुत सारे मीडिया हो सकता है कर्मी दबाव में ये काम करते हो, उनको इस समय खुल के इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तभी प्रेस की आज़ादी जिंदा रहेगी, और इसलिए अपने कर्तव्य को पहचाने और आगे बढ़े। और सत्ता बदलेगी कि नहीं 2019? मेरा 100% मानना है इस देश में सत्ता बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, बुरी तरह से हारेगी, और इस 2019 के अंदर जो सबसे चमकता हुआ चेहरा होगा वो बहन मायावती जी का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। हो सकता है कि अभी सुनने सोचने में बड़ा अजीब सा लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी तो अभी सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, वो कैसे हारेगी, लेकिन एक दल नहीं, देश में तमाम दल हैं और कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस अपने उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से मेन लड़ाई में आ गई है जहां पर मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी पैठ ही नहीं कर पाई है। दक्षिण भारत में अभी उसकी बहुत कम पैठ है, नॉर्थ ईस्ट में नया एंटर की है, और बंगाल में अभी भी ममता बनर्जी का वर्चस्व कायम है। जहां तक सपा बसपा गठबंधन की बात है, सभी इवन विपक्षी खेमे से के साथ साथ सत्ता पक्ष का खेमा भी मानने को मजबूर हो गया है कि कड़ी चुनौती मिलने वाली है। इससे 2019 की तस्वीर एकदम साफ नहीं कही जा सकती, लेकिन ये दावा तो नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहेंगे, यानी 2019 में चुनाव भाजपा जीतेगी। कांग्रेस साथ आती है या अलग गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नाम से बहुत बड़ी चुनौती पाने वाली है। हम लगातार आपको इंटरव्यूज और तमाम कवरेज के जरिए दिखाते रहेंगे कि देश की राष्ट्रीय राजनीति में क्या बदलाव होने वाले हैं। धन्यवाद।